अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। मोहब्बतों का, दुआओं का, प्यार भरे फीडबैक का। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रहें और अल्लाह ताला की आप सब पे हमेशा रहमत ख़ास हो। आमीन सुम आमीन। आज जो स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी सच्ची कहानी है जो लाइव बैठ के मैंने सुनी है और मुझे बड़ा मज़ा आया सुन के। फ़र्ज़ी नाम है जिन्होंने मुझे कहानी ये सुनाई है, उन्होंने कहा मेरा नाम फ़र्ज़ी कर दें, तो उनका फ़र्ज़ी नाम है उस्मान सदीक़। और इसी कहानी में उनका एक साथी था जो उनके साथ मुसलसल रहा, उसका नाम है चौधरी इनामुल हक। ये बिल्कुल रियल नेम है। तो मैंने पूछा इनका नाम क्यों रियल दे रहे हैं? कहते ये कहानी मैं उनके साथ शेयर करूंगा, तो आप ये कहानी सुना दें। कहानी कुछ यूं है, गुजरात के साथ तकरीबन कोई 35-40 किलोमीटर की दूरी पे एक जंगल सा बना हुआ है और वो मशहूर है नवाबों के जंगल के नाम से, कि जो नवाबों का वो जो जंगल है। वहीं पे एक बहुत बड़ी हवेली भी है। और जिन साहब ने मुझे ये स्टोरी भेजी है, फ़ोन पे ये मैं कहानी सुन रहा था, उनके अपने नंबर से ये कॉल नहीं आई थी, किसी के नंबर से आई थी। उन्होंने कहा आज मेरे साथ कोई बैठा है और अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता है। मैंने कहा जी कौन है वो? उन्होंने कहा जी वो एक इश्तिहारी है, एक डाकू है, एक क्रिमिनल है। मैंने कहा जी डाकू, इश्तिहारी, क्रिमिनल, ये तो आप मुझे डरा रहे हैं। मेरा तो ज़िंदगी में कभी इनसे पाला नहीं पड़ा, मुझसे क्यों बात करा रहे हैं? कह रहे जी उन्होंने आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी एक दो सुन रखी है और उनकी ख्वाहिश है कि आप उनकी स्टोरी भी प्रोग्राम में शामिल करें। मैंने कहा यार मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में तो खौफनाक कहानियाँ सुनाता हूँ। उन्होंने कहा वो भी अपनी खौफनाक कहानी ही आपको सुनाना चाह रहे हैं। मैं कहा जिनों भूतों की? उन्होंने कहा जी जिनों भूतों की। मैं कहा जी ज़रूर, मुझे खुशी होगी अगर वो मुझे अपनी कहानी सुनाएगा, तो मैं कहानी प्रोग्राम में शामिल भी करूँगा। दुआ सलाम के बाद जिस तरह उन्होंने कहानी शुरू की, उसी तरह ही कोशिश करूँगा। कहानी उन्हीं की ज़बानी और उनका फ़र्ज़ी नाम उस्मान सदीक़। तकरीबन हम 18 लोग थे जो हम सब के सब इश्तिहारी थे और हम सब के पास असलहा क्लाशनकोफ मौजूद थी। जिस हवेली का मैंने जिक्र किया, जो 35-40 किलोमीटर दूर गुजरात से जंगल के बिल्कुल पास, यानी वो हवेली इस लोकेशन पे बनी हुई है कि उसकी बिल्कुल बैक साइड पे जंगल है और उसका जो दूसरा हिस्सा है, फ्रंट आप उसको कह लीजिए, तकरीबन कोई 300-400 मीटर की दूरी पे मेन रोड ख़त्म होती है। उस हवेली तक जाने के लिए बहुत ही टूटा फूटा कच्चा किस्म का रास्ता है कि महसूस नहीं होता ये कोई सड़क है या नहीं। उस हवेली के अंदर जाने के लिए मेन रोड से बहुत दूर से घूम घुमा के एक रास्ता आता है जो समझ ही नहीं आती आप किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेन रोड और हवेली के बीच में जो 300-400 मीटर का फासला है, यहाँ पे ज़मीनें ही ज़मीनें हैं। इस रास्ते से आप नहीं आ सकते। तो ये समझिए ये हवेली उन्होंने बनाई भी इस तरह थी कि उनके कोई ख़ास प्रोग्राम होते तो वहाँ पे एहतमाम किया जाता। तकरीबन वो कहते हैं 3 से 4 कनाल पे बनी हुई वो हवेली है। उसमें 4 बड़े बड़े हॉल हैं, एक बैठक बनाई हुई है, बहुत बड़ा सहन है और एक साइड पे बाकायदा ईंटें शीटें और ख़ास किस्म की ईंटें होती हैं वो लगाई गई हैं। वहाँ पे अक्सर पंचायत भी लगती है और पंचायत के फ़ैसले भी होते हैं। और हवेली के एक साइड पे भैंसें, बकरियाँ और इस तरह के जानवर पाले गए हैं। ज़्यादातर ये हवेली गैर आबाद रहती है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन इस तरह के लोग जो क्रिमिनल भी होते हैं वो भी कभी कभी जाके वहाँ पे स्टे करते हैं। उन्होंने कहा ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, ये एक राज की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो मैं अपनी कहानी में सुना दूंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गुमनाम हूँ, मैं आपसे बात करके एक सच्ची कहानी सुना के फिर गुमनाम हो जाऊँगा।
वो कह रहे हैं जी हम 18 साथी थे और कुछ दिनों से उस हवेली में मौजूद थे। हमें बताया गया कि आज रात हो सकता है पुलिस यहाँ पे आए और हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करे, क्योंकि मुखबरी हो चुकी है कि 18 लोग, जिनमें 7 इश्तिहारी हैं, बाकी मुजरिम हैं, वो इस हवेली में छुपे हुए हैं। तो रात के किसी पहर भी वो छापा मार सकते हैं। हम लोग सारे अलर्ट थे। मोबाइल हम अपने हमेशा साइलेंट पे रखते थे, वाइब्रेशन कभी कभी ऑन रखते थे, वो भी मजबूरी बनने में। वरना जिस वक्त हमें पता हो कि हमारा पुलिस के साथ आमना सामना है, तो हम अपनी पूरी तैयारी जहां असले की रखते थे वहां पे मोबाइल भी साइलेंट पे होता था, घंटी बंद होती थी। ये ना हो कि हम भागें छुपें और यही बेल ही बज पड़े तो ये हमें पकड़वा सकती है। 2 दोस्त, जिसमें एक का नाम उस्मान सदीक और दूसरा चौधरी इनामुल्लाह। मैंने कहा ये नाम जो है चौधरी इनामुल्लाह, ये एक रियल नाम है। उनका ये कहना है जी हम 3-4 दोस्त ऊपर छत पे बैठे हुए थे और टाइम था तकरीबन कोई 11:30 बजे का। हम गप्पे मार रहे थे। कुछ जो साथी थे नीचे ऐसे लेटे हुए थे, कुछ जाग रहे थे। इस इंतज़ार में थे कि जैसे ही कोई एक्टिविटी हो, जैसे ही कोई हालात नज़र आएँ कि कुछ हुआ है, तो एक दूसरे को इतला देनी और हम सब भाग पड़ेंगे। उस्मान का कहना यह है तकरीबन 12 बजे का टाइम था कि मुझे दूर से 4 लाइटें नज़र आईं, गाड़ी की जिस तरह लाइट्स होती हैं। अंधेरा था और एकदम से बुझ गईं। उनका रुख इस हवेली की तरफ था। जिस साइड पे ये लाइटें बुझी थीं, ये वो मेन रोड था जिसके बाद ज़मीनें शुरू हो जाती थीं और 400 मीटर के बाद हवेली मौजूद थी। और हवेली का रुख उन गाड़ियों की तरफ जिस जगह पे था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइट भी लगी हुई थी। कहते मैंने एकदम से देखा तो मुझे लगा कि कुछ लाइट्स थीं जो बंद हुई हैं। मैंने साथ बैठे हुए बंदे को कहा यार मैंने लाइट देखी हैं। उसने कहा यार तेरा वहम तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। 4 लाइट्स थीं जो खामोशी के साथ बुझा दी गई उस साइड पे, उस जगह पे। उसने भी वहाँ पे देखने की कोशिश की तो अब तो उस वक्त लाइट्स बुझ चुकी थी, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। उसने कहा जो भी गाड़ियाँ थीं वो खामोशी से आई हैं, लगता है उन्होंने लाइट्स बुझा दी हैं। अब वो पैदल इस ज़मीन के रास्ते जो बीच में ज़मीनें हैं वो हमारी तरफ शायद पैदल आ रहे हैं। नीचे एक दोस्त भागा, सारे साथियों का जी पुलिस आ गई है, भागो। सब ने अपनी अपनी गनें उठाई और उसकी जो दीवारें थीं उससे छलांगे मारी। और पीछे जो एक जंगल सा बना हुआ था, उसको वो डिब कह रहे थे, जिसमें बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी थीं। वो एक सख्त किस्म की घास भी होती है जो इसकी लकड़ी को बाद में खुश्क करके टोकरियाँ और इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। वो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, बड़ा एक जंगल सा था। अक्सर उसके अंदर जाके छुप गए उस्मान सदीक, जो अब छत पे अकेला रह गया था, जिसने देखा था। वो नीचे उतरा और वहाँ पे जो एक रिटायर्ड ऑफिसर था जिसका नाम चौधरी इनामुल्लाह था, वो उसके कमरे में गया और उसको जगाया कि उठ जा, लगता है आ गए हैं भाई लोग। उसने कहा यार तुम्हारा वहम होगा, पता लगता है ये है। उसने कहा तू उठ जा, तू नींद में है, मुझे पता है तुझे इस वक्त नींद प्यारी हो रही है और हम लोगों की जान पे बनी है, उठ जा। उसने भी अपनी गन उठाई और उठ के वो उसके साथ उस तरफ आके ज़मीन पे, यानी छत से उतर के उसने उसको कमरे से जगा के बाहर उस साइड पे आके खड़े हो गए जिस साइड पे आगे ज़मीनें शुरू हो रही थी और जहाँ पे ज़मीनें ख़त्म होती तो वहाँ पे वो जो गाड़ियाँ थीं जिनकी लाइट्स बंद हुई थी। अब वो कहते हैं हम दोनों उस जगह पे खड़े थे जहाँ ऊपर एक लाइट जल रही थी। अब वो जो भी थे जिन्होंने लाइट्स ऑफ की थी वो हमें देख पा रहे थे, क्योंकि हम लाइट्स के नीचे खड़े हुए थे और हम उनको नहीं देख पा रहे थे। यहाँ तक कि हम चलते चलते हवेली के कोने की तरफ आ गए और कोने से चलते हुए हम बैक साइड की तरफ जाने लगे। अब हवेली से हम इतना दूर जा चुके थे कि वो जो झाड़ियों का जंगल था बिल्कुल हमारे करीब था कि एकदम से स्पीकर के ऊपर हमें आवाज़ आई, हथियार फेंक दो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। बाकी साथी सारे के सारे जा चुके थे। इनामुल्लाह
और उस्मान वहाँ पे मौजूद थे, जो अभी तक दाखिल नहीं हुए थे उस जंगल में, वो भी इस ऐलान को सुनते ही भागते ही जंगल में चले गए। ना सिर्फ वो कहते हैं हम जंगल में जाके छुप के झाड़ियों में बैठ गए, बल्कि हम अब उन आवाज़ों को भी सुन पा रहे थे जो मज़ीद करीब से करीब होती जा रही थी। यहाँ तक कि वो पुलिस वाले जो पैदल ही चल के स्पीकर जिनके हाथ में था, वो अब उस जंगल के करीब आ रहे थे, लेकिन उसके अंदर दाखिल होने से डर रहे थे। और उसकी रीज़न यही होती है, उनको डर होता है कि जो भी अंदर छुपा है वो खाली हाथ तो नहीं होगा। और उस्मान सिद्दीक का कहना है कि मेरे हाथ में और चौधरी इनामुल हक के हाथ में वो यकीनन बंदूकें देख चुके थे, इसलिए उनको पता था कि ये फुली तैयार हैं, इनके पास असला है। तो वो बाहर खड़े हुए थे और हमें बार बार वार्निंग दे रहे थे, निकल आओ, हम जानते हैं तुम कहाँ पे हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जिस तरह ऐलानात होते हैं कहते हो रहे थे, और हम छुप के बैठे हुए थे। एकदम से उस्मान का कहना है कि मेरी निगाह पड़ी कि जिस झाड़ी के पीछे मैं छुप के बैठा हुआ हूँ उससे थोड़े ही फासले पे, वो कहते हैं हम चलते इतने आहिस्ता आहिस्ता हैं कि किसी को भी आवाज़ ना जाए, यहाँ तक कि अगर कोई जानवर भी है तो वो भी हम पे हमला ना कर दे। तो वहीं पे कहता है मेरी निगाह पड़ी, थोड़े ही फासले पे एक सूअर जिसका मुंह दूसरी तरफ था वो लेटा हुआ था, बैठा हुआ था। मैंने एकदम कोहनी के इशारे से साथ बैठे चौधरी इनामुल हक को का इशारा किया, उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसको आंखों से इशारा किया उधर देख। जब उसने देखा तो वह भी एकदम डर गया कि यार ये तो सूअर है, हमला कर देगा। कहता है हमारी जान पे बन गई कि क्या करें या अल्लाह, आगे वो खड़े हैं बंदूकें लेके और इधर वो लेटा है बैठा है जो हम पे हमला कर सकता है, इससे बचते हैं तो वो मारते हैं, उनसे अगर बच गए तो ये हमला कर देगा। मैंने उसको कहा क्या करे, उसने कहा अल्लाह का नाम ले, पाँव के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पीछे की तरफ मजीद चलते हैं, कहीं ये हमला ना कर दे हम पे। आहिस्ता आहिस्ता हमने चलना शुरू कर दिया कि वो जानवर भी हम पे हमला ना करे, उसको पता न लगे, और काफ़ी पीछे चले गए और एक जगह पे छुप के हम बैठ गए। सुख का सांस लिया कि ये एक महफूज जगह है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बाहर मुसलसल कहा जा रहा था निकल आओ, बेहतर यही है तुम्हारे हक में कि गिरफ्तारी दे दो, नहीं तो मार दिए जाओगे। कुछ देर तो हम वहाँ पे बैठे तो एहसास हुआ एक और फीमेल सूअर जिसने बच्चे दिए हुए थे वो उठ के खड़ी हो गई और मुंह से गुस्से से आवाज़ें निकालना शुरू हो गई, जैसे वो अलर्ट हो गई थी हमला करने के लिए, हमारी जान पे बनाई। हमने उसके छोटे छोटे बच्चे भी देख लिए थे। यकीनन वो एक माँ थी और उसको डर पड़ गया था, इंसान आ गया मेरे बच्चों पे ना अटैक कर दे। तो वो कह रहा है हमारी तरफ लपकी बाकायदा तौर पे अटैक के लिए। तो हमने दौड़ लगा दी तेज़ी के साथ। अब हमें दो खौफ थे, पीछे वो भाग रही थी और हमें डर ये था कि वहाँ से कोई गोली ना चला दी जाए। कहते हम दोनों भागते रहे। उस जंगल से निकल के पीछे एक ज़मीनें जहाँ पे थी वहाँ पे एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, और वो जो ट्यूबवेल लगा हुआ था उस वक्त तो बंद था, लेकिन उसके साथ एक कमरा बना होता है जहाँ पे भी अक्सर ट्यूबवेल होता है। तो ट्यूबवेल के साथ जो कमरा बना होता है वहाँ पे उसका इंजन होता है उस ट्यूबवेल का, और उस इंजन को कमरे के अंदर इसलिए रखा जाता है कि चोरी ना हो जाए, और उसका दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है कि कोई इंजन उठा के ना ले जाए। कहते हैं हम चढ़े, हमने छलांग मारी और उस कमरे के ऊपर जो काफ़ी ऊंचा होता है हम उसकी छत पे गए और जाकर लेट गए, अपनी अपनी गनें ज़मीन पे रख दी और लेट गए। अब वो पुलिस वाले, हमें पता लगा कि वो सिर्फ 2 गाड़ियां नहीं आई थी बल्कि उन्होंने चारों तरफ से हमें घेरा हुआ था, क्योंकि अब जो हमें आवाज़ें आ रही थी वो मोटरसाइकिलों पर भी थे, गाड़ियों से उतर के काफ़ी पैदल भी थे, कुछ गाड़ियां बैक साइड की तरफ से भी उतरी हुई थी, कभी कुछ उस साइड पे भी उतरी। उन्होंने चारों तरफ से एक साथ कैसे घेरा डाला हुआ था। और जब वो नीचे ट्यूबवेल के बिल्कुल नीचे आके पुलिस वाले खड़े हुए तो हम दोनों ऊपर बिल्कुल अपना सांस रोके हुए थे। मोबाइल दोबारा से रीचेक कर लिए थे कि इनकी घंटियां तो बंद हैं, तो उनकी घंटियां बंद थी, साइलेंट पे थे, और वो नीचे खड़े अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि बंदे तो इसी में हैं, इसी जंगल में ही घुसे हुए हैं डिब के अंदर, तो तुम एक काम करो, मोटरसाइकिलों वालों को वो उधर से चक्कर लगा के हैं, ये जो गाड़ियां ज़रा दूर की हैं उनको इधर लगा के आओ, अपने बंदे कुछ इधर से दाखिल करो और कुछ बंदों को उधर से अटैक करें, और असला इस तरीके रेडी रखें कि कुछ इधर से फायर करें, कुछ बैक से जाके उनको सपोर्ट करें। वो पूरी जो प्लानिंग कर रहे थे, वो कहते हैं हम दोनों ऊपर छत पे सुन रहे थे और दिल की धड़कन तेज थी कि ये सब कुछ हमारे लिए ही किया जा रहा है।
और ये जो मुखबरी थी एक सियासी लेवल की बहुत बड़ी, एक सियासी जमात की मुखबरी थी। उनके एमएनए थे जिन्होंने करवाई थी, उन्होंने कहा था इनको हर सूरत में गिरफ्तार करना है या उड़ा देना है, जो उनको बाद में पता चला। काफ़ी देर वहीं पे प्लानिंग करते रहे, इधर घूमते रहे, इधर घूमते रहे, और हम इस इंतज़ार में थे ये थोड़े से इधर उधर हों तो हम यहाँ से निकलें, क्योंकि किसी वक्त भी ये हो सकता है पोजीशन संभालने के लिए या चेक करने के लिए, देखने के लिए कि यार ऊपर से खड़े होकर ज़रा जंगल क्लियर नज़र आएगा, या इधर से भी एक दो बंदे अपने छत पे बिठा दो ताकि वो भी तान के, बंदूकें तान के लेट जाएं। तो हम डरे हुए थे कि अब ऊपर ना आ जाएं। और जब वो बातें करते करते पीछे कमरे की तरफ देखते तो मेरा दिल धड़कना और शुरू हो जाता, कहीं अब ये कह ही ना दे कि यार एक दो बंदे इसके ऊपर भी चढ़ा दो, अगर कोई बाहर निकले तो वो यहीं से उसके ऊपर गोली चलाएं। दुआएं मांग रहे थे क्योंकि दिल की धड़कन इसलिए तेज थी कि किसी लम्हे भी मौत आ सकती थी। वो हमें देखते ही बगैर सोचे समझे फायर खोल सकते थे। काफ़ी देर उनकी बातें, प्लानिंग जब सुनते रहे और देखा कि कुछ वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्हें कदर उधर अब एक राउंड लगा के आते हैं। जब वो इस तरफ बढ़े तो हम दोनों ने आहिस्ता से छलांग नीचे लगाई और आहिस्ता से उतरे आवाज़ किए बगैर, और मैंने उसको कहा इनामुल्लाह को, तू और साइड पे भाग, मैं और साइड पे भाग रहा हूँ। मैंने कहा वो क्यों आपने ऐसा किया? तो उन्होंने कहा अब इस पोजीशन में हमें ये फैसला करना होता है कि इकट्ठे नहीं रहना, अलग अलग होना है। तो ऐसा ही हुआ। वो एक और सिमत पे चल पड़ा और मैं दूसरी सिमत पे चल पड़ा। उस्मान का कहना है मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, ऊपर रोड थी और रोड के काफ़ी नीचे एक नाला था जो बरसाती नाला था, जब भी बारिश आती थी तो उसमें पानी भर जाता था। इस वक्त वो खुश्क था और मैं आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन जो इनामुल्लाह था वो अपनी बंदूक भी मेरे हवाले कर गया था। मेरी बैग पे अब 2 बंदूकें थी, अपनी एक इनामुल्लाह की। मैं उस नाले के अंदर से चलता हुआ जा रहा था कि मुझे एहसास ना हुआ कि मेरे जो पास छोटा मोबाइल था वो गिर गया और मुझे एहसास तक ना हो सका। जब मैं वहीं जा रहा था तो असल में वो गिरा इसलिए कि मुझे लाइट ब्लिंक हुई तो पता लगा कॉल आ रही है। मैंने अटेंड किया ऐसे, मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा हम कुछ दोस्त इस जगह पे पहुंच चुके हैं और महफूज हैं, तुम भी इस साइड पे आ जाओ। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूं तुम्हारी तरफ आऊं, और उसके बाद मोबाइल शायद जेब में रखा तो वो जेब की बजाय नीचे गिर गया। मैं आगे चलता रहा तो मुझे एकदम से आवाज़ आई मोटरसाइकिलें आ रही हैं। मैं डर गया कि मोटरसाइकिलों का रुख भी उसी तरफ था जिस तरफ मैं नीचे नाले में चल रहा था, और मेरे पास ऑप्शन एक ही था कि यहीं ज़मीन पे लेट जाऊं, क्योंकि मैं अगर भाग के उस जंगल की तरफ जाता तो वो मुझसे अब काफ़ी दूर हो गया था जंगल, और अगर मैं उस तरफ भागता तो फ़ौरन उनको नज़र आ जाता और उसके बाद वो मुझे शिकार कर लेते। अब ये जो ऑप्शन था यहीं पे लेटना, तो इधर उनके पास लाइट्स थी, वो यहाँ पे भी अगर मुझे देख लेते तो उसके बाद मुझे भून डालते। तो कहता है कि मैंने फिर जब नहीं कोई ऑप्शन था, मजबूरी थी, तो वहीं पे ही ज़मीन पे लेट गया। दोनों अपनी बंदूकें इस पोजीशन में रखी कि अगर अटैक होता है तो मैं भी जवाबी कार्रवाई करूंगा। और बिल्कुल इस अंदाज में लेटना होता है कि अगर आपको छींक भी आ जाए तो आपकी ज़िंदगी गई, आपको खांसी आ गई आपकी ज़िंदगी गई, या आपने एक पत्थर भी हिला दिया तो आपकी ज़िंदगी गई। कहते हैं वो मैं अब ज़मीन पे लेटा था, मेरी दिल की धड़कन थी उसको मैं सुन पा रहा था, मेरे कानों में अपनी दिल की धड़कन भी आ रही थी, और दूसरी आवाज़ वो आ रही थी जो मोटरसाइकिल ऊपर आके रुक गए थे। और जो पहली आवाज़ मेरे कानों ने सुनी वो पता है क्या कह रहे थे? मैंने कहा जी क्या कह रहे थे? कह रहा है वो कह रहे थे कि यार वो देखो वो क्या चमक रहा है। दूसरे ने कहा कहाँ पे? कहता वो नीचे देखो वो सामने। उसने जब गौर करके देखा तो उसका कहना था यार लगता है ये किसी मोबाइल की लाइट जल रही है। तो मेरी दिल की धड़कन जो पहले ही तेज थी और तेज हो गई कि ये हो ना हो, ये कहीं मेरा मोबाइल तो नहीं है, और फौरी तौर पे वहीं लेटे लेटे अपने हाथ को उस जेब की तरफ लेके गया जिसमें मैंने मोबाइल डाला था। तो ये देख के हाथ जब उस जेब पे पहुंचा तो दिल धक से रह गया, किसी और का नहीं, वो मेरा ही मोबाइल है जो नीचे गिर चुका है। अब वो उसी जगह पे जहां मैं नीचे ज़मीन पे लेटा हुआ हूं, नाले के अंदर, एक जो बरसाती नाला है, बहुत बड़ा नहीं है, इतना है कि इकट्ठे 3 बंदे लेटें तो मुकम्मल हो जाए, और ऊपर वो खड़े बात कर रहे हैं
और उनकी रोशनी मुझसे थोड़े ही दूर उस मोबाइल की तरफ वो टॉर्च से देख रहे हैं, उस मोबाइल को जो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, किसी और का नहीं, मेरा है। और मैं कह रहा हूँ या अल्लाह, ये कहीं नीचे ही टॉर्च ना मारें, क्योंकि मेरे सर के ऊपर खड़े हैं, दूर दूर टॉर्च भी मार रहे हैं, उस जंगल की तरफ भी मार रहे हैं, मोबाइल की तरफ भी मार रहे हैं। अगर कहीं ये टॉर्च घूम के यहीं नीचे डायरेक्ट ही कर देते हैं जहां पे मैं लेटा हूं, तो जिंदगी का बाब बंद हो जाएगा। उसी लम्हे एक की आवाज आई, आजा यार जरा आगे चल के देखते हैं, मोबाइल को तू छोड़, मोबाइल को देख लेंगे, पहले उनको देखें, पता नहीं किसका गिरा हुआ है। तो उसका कहना है, ये मुझे अंदाजा इस बात से हुआ कि वो समझ रहे थे मोबाइल शायद पता नहीं किसी और बंदे का गुजर गया, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ये जो जिनकी तलाश में हम आए हैं उनमें से भी किसी का मोबाइल हो सकता है, तो वो इस तरफ नहीं सोच रहे थे पता नहीं किसका है। जब वो थोड़ा सा आगे से आगे की तरफ बढ़े तो मैंने उसी लम्हे उठा हूं, अपनी बंदूकें उठाई हैं और तेजी से ऐसे लेटे लेटे ही ऐसे भागने वाले अंदाज में चलता 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 आगे नाले की तरफ गया हूं। जैसे ही वो मुड़ रहा था आगे, जैसे नाला मुड़ा तो मैं उस जगह पे छुप के बैठ गया और उनको देखना शुरू हो गया ये क्या कर रहे हैं। वो जो ऊपर ऊपर रोड सी कच्ची सी बनी हुई थी, उसके ऊपर वो बाइक पे जाते जाते जब आगे काफ़ी चले गए तो उन्होंने एक जगह पे बाइक खड़ी की और वो उतरे उस जंगल के करीब जाने के लिए। मैंने कहा मौका बहुत अच्छा है, मैं आहिस्ता से जाऊं और अपना मोबाइल उठा के ले आऊं। लेकिन फिर एक दिल में खौफ था कि मोबाइल उठाना मेरे लिए ज़िंदगी के ख़तरे की अलामत भी बन सकता है। लेकिन कहता है, मैंने कहा नहीं, मुझे इसको उठाना चाहिए। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गया, तेज़ी से उस जगह पे पहुंचा, लेकिन अपनी पोजीशन इस अंदाज में थी कि अगर कुछ भी मेरे ऊपर हमला होता है तो मैं उसको रोक सकूं। लेकिन उनकी निगाह शायद मुझ पे नहीं पड़ी और जब मैं उस जगह पे पहुंचा, अपना मोबाइल उठाया तो तेज़ी के साथ मोबाइल उठा के वापस आके जिस जगह पे वो नाला मुड़ रहा था उस जगह पे छुप सा गया। कुछ देर वहाँ पे बैठा रहा और जब मुझे एहसास हुआ अब वो इस तरफ मुतवज्जो नहीं है, तो मैं वहाँ से बाहर निकला और दूसरी तरफ एक गांव था, उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था हम वहाँ पे मौजूद हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ पे महफूज हैं। चलते चलते जब मैं काफ़ी दूर चला गया तो मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया, हाँ भी कहाँ पे हो? तो उन्होंने कहा एक किसी का घर है, काफ़ी पुख्ता घर है, काफ़ी बड़ा घर है जिसकी छत काफ़ी ऊंची है। हम उस घर के अंदर इसलिए चले गए हैं कि बाहर से ताला पड़ा हुआ था। जब हमने पूरी तलाशी ले ली कि वो घर बंद है किसी का, तो हमने फैसला किया कि इस घर के ऊपर चढ़ते हैं और इसकी छत पे जाके बैठ जाते हैं, वहीं पे हमें महफूज भी होंगे और अगर हम पे हमला होता है तो हम बचाव भी कर सकेंगे। मुझे थोड़ी देर लगी उसको घर को ढूंढने में, वो मुझे समझाते रहे, यहाँ तक कि उसमें घर में पहुँच गया। रात का ही अभी टाइम था, सुबह नहीं हुई थी, अभी काफ़ी घंटे थे और मैं उन तक छत पे पहुंच गया। वहाँ पे दो साथी थे जो पहले ही पोजीशन लेके बैठे हुए थे, महफूज थे। मैं उनसे जाके मिला, उन्होंने पूछा इनामुल्लाह कहाँ है? मैंने कहा उसका नहीं पता, वो मुझसे अलग ही हो गया था। इनामुल्लाह से हमने रब्ता किया तो उसने कहा मैं भी काफ़ी दूर निकला हूँ, एक जो देहात है उसकी तरफ आया हूँ। तो हमने उनसे कहा कि हम भी उसी देहात में एक घर में हैं, तुम भी हमारी तरफ आ जाओ। और इनामुल्लाह को भी रास्ता समझाते हम डायरेक्ट उस छत के ऊपर ले आए। अब हम 4 साथी थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे और एक ऐसी जगह पे बैठ गए थे, देहातों के अंदर अमूमन जो घर होते हैं उनकी जो बारियां लगाई जाते हैं, पर्दे लगाए जाते हैं, उनमें नीचे देखने के लिए भी जगह रखी जाती है। तो हम ऐसी जगहों पे पोजीशनें संभाल के बैठे थे जहाँ पे नीचे हम देख भी रहे थे कि कोई आता जाता हमें नजर आ जाए। 4 कोनों पे हम बैठ गए। ये एक रात का टाइम था। अगर हम बात कर रहे थे बिल्कुल आहिस्ता से हम बात कर रहे थे कि किसी को भी हमारी आवाज ना जाए। बाकी साथी कहाँ थे हम सबसे रब्ता नहीं कर पा रहे थे, किसी के मोबाइल बार बार कॉल कर रहे थे लेकिन अटेंड कॉल नहीं हो रही थी। जिनसे हमारा रब्ता हुआ हम उनको बुला लिया था। वो कहते हैं वहीं पे जब हम छत के अंदर थे तो हमें नीचे से इस तरह आवाज आई जैसे घर के मकीन नीचे से जाग गए हैं और इस तरह की हलचल, इस तरह की एक्टिविटी हुई कि हम भी हैरान हो गए कि नीचे कौन है। मैंने दूसरे साथी से इशारा किया कि कौन है नीचे, तो उसने कहा नीचे तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा यार नीचे से उठने की किसी की आवाज़ आ रही है, लगता है कोई नीचे उठा हुआ है। उसने कहा नहीं भाई मुझे तो नहीं पता कोई नीचे है। उसने कहा कन्फर्म कर लिया था कि ये घर खाली है या यहाँ पे कोई रहता है? उसने कहा मैंने 100% कन्फर्म किया था, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ताला पड़ा हुआ है। हम लोग जब अंदर आए हैं कमरों को ताला देखा है,
बाहर गेट को ताला देखा है, हर जगह पे देखा है कि हर जगह पे ताला है, तभी तो हम ऊपर घुसे हैं, ऊपर आए हैं। उसने कहा नीचे तो कोई जाग गया है, दरवाज़ा खुला है क्लियर नीचे का, हम छत पे सुन सकते हैं उस आवाज़ को। तो अब हम और डर गए कि अगर कोई घर वाला उठ गया है और उसका ध्यान इस तरफ आ जाता है और वो इस तरफ आ जाता है तो वो तो फौरन शोर मचा देगा, शोर मचाएगा, पूरा देहात जाग जाएगा, और पूरा देहात जाग गया तो वो जो हमसे दूर हैं इस शोर की वजह से वो इस तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। अब हमारी और जान पे एक बात बन गई कि क्या करें। हमें तो लग रहा था कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो गई। उसी लम्हे हम जो डरे हुए थे और नीचे वाले का सोच रहे थे तो उसने दरवाज़ा नीचे से किसी ने बंद किया। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो हमें क्लियर आवाज़ सुनाई दी कि वाकई वो वहम नहीं है, जो खुला और बंद हुआ था दोबारा से वो दरवाज़ा जिसने भी बंद किया है बड़ा ज़ोर से बंद किया है, और वो किसी और साथ वाले घर से नहीं, इसी घर से ही आवाज़ आ रही है। वो साथी जो सीढ़ी के रास्ते आया था, जो पहले नीचे अंदर घुसा था, वो कहता है मैंने दीवार टापी, अंदर गया और अंदर जाके, क्योंकि बाहर ताला पड़ा हुआ था, मैंने इस घर का इंतखाब भी इसलिए किया, इसका जब ताला देखा तो इसकी दीवार पे चढ़ के ऊपर झांती मारी, जब झांका ऊपर तो देखा अंदर भी ताले लगे हुए हैं। मैं अंदर कूद गया और जब मैं अंदर गया और जाके चेक किया तो दरवाज़ों को ताले थे। मैंने ऐसे खिड़कियों में इधर उधर देखा कोई है तो नहीं, तो पता लगा घर बिल्कुल खाली है। एक रात ही तो हमने रुकना था, तो इसलिए वो सीढ़ी के रास्ते ऊपर चढ़ा और दूसरे साथी को कहा आ जाओ। लेकिन अब नीचे दरवाज़ा खुल रहा था, बंद हो रहा था। अगर उसके कोई बाहर वाले गेट को खोल के आता तो पहले उस गेट की आवाज़ आती, खुलने की आवाज़ आती। गेट तो खुला ही नहीं था, कमरे में से डायरेक्ट कौन था? तो उसी लम्हे सीढ़ियों से ऐसी आवाज़ आई जैसे उन सीढ़ियों से कोई ऊपर की तरफ चलता हुआ आ रहा है। हमारे बिल्कुल सांस खुश्क हो गए, क्योंकि उनके साथ तो हम मुकाबला कर सकते थे जो हमें ढूंढने आए थे। इस इंसान का डर इसलिए पड़ गया कि इसने हमें तो देखते ही पहली हरकत जो करनी है वो चीख मार देनी है, खौफ की वजह से। हम इसको जितना भी डराएंगे तो इसकी चीख बंद नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने अपनी बंदूकें इस अंदाज में रेडी कर ली कि अगर ये ऊपर आ भी गया तो हम इसको फौरन कह देंगे बोलना मत, आवाज़ मत निकालना। और वो इंसान अच्छी खासी आवाज़ पैदा करता हुआ सीढ़ियों के ऊपर चलता हुआ ऊपर छत की तरफ आ रहा था। और कहते हैं वो जैसे ही आखिरी सीढ़ी पे चढ़ा और हम चारों पोजीशन संभाल के जिसकी तरफ अलर्ट बैठे हुए थे, वो जैसे ही हमारे सामने आया तो हमारी चीखें निकलते निकलते रह गईं। वो जो इतनी ऊंची आवाज़ में दरवाज़ा बंद करके आया था और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया था, वो कोई इंसान नहीं, काला स्याह बहुत बड़ा बिल्ला था। और वो कहते हैं वो इतना बड़ा बिल्ला था कि ज़िंदगी में हम लोगों ने इतना बड़ा बिल्ला नहीं देखा था, और वो भी ऐसा काला स्याह जिसको देख के हम डर गए। और वो जब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया तो आते ही उसने अपने सर को घुमा के हम चारों की तरफ इस तरह देखा जिस तरह वो कहना चाह रहा है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने तुम लोगों को देख लिया है, इसलिए मैं ऊपर चढ़ के तुम्हें बताने आया हूं कि मैं यहां रहता हूं। तो एक ने ऐसे आहिस्ता से मजाक में कहा है हमें डरा दिया, ये तो बिल्ला है। और जिसने बात की थी उसी लम्हे वो एक दूसरी साइड पे था, बिल्ले ने रुख मोड़ा और उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। लेकिन उसका देखने का अंदाज ऐसा था कि हम डर भी रहे थे और हैरान भी हो रहे थे कि बिल्ला इतना बड़ा और इस तरह काला स्याह हमने नहीं देखा था। वो बहुत तगड़ा था, कद में भी बहुत बड़ा था। लेकिन एक हमें तसल्ली हो गई थी, कोई इंसान नहीं आया जिसका हमें डर था कि कोई चीख मार सकता है, वो काम नहीं हुआ था। लेकिन इस दफा हमें उससे भी ज्यादा जिस बात पे हैरत हुई कि वो चलता हुआ बिल्कुल अब हम जहां पे दोस्त आमने सामने बैठे हुए थे उस तरफ आना शुरू हो गया। हम लोग भी हैरान हुए कि ये किस तरफ जाना चाह रहा है, और जब हमने गौर किया तो वो हमारी तरफ ही चलता हुआ आ रहा है। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आ रहा था और आंखें बिल्कुल हमारी आंखों में उसने डाली हुई थी और बिल्कुल वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया।
कहते हैं हमें भी एक अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। इस तरह के जानवरों से तो पाला पड़ता है, कुत्ता बिल्ली और बहुत सारे जानवर इस तरह में मिलते हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसकी चाल ढाल चल के आना और जितना वो खौफनाक था और जितना वो बड़ा था और जिस तरह आके खड़ा हो गया, तो मेरे एक दोस्त ने क्या किया, उसने अपनी बंदूक उठाई और उसकी बैक साइड से उसको करीब करके डराया कि ये पीछे की तरफ जाए। कुछ कदम के फासले पे खड़ा था। जब उसने अपनी बंदूक करके उसको इस तरह यूं डराया और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें भी निकाली, शोर तो कर नहीं सकते, कि ये पीछे की तरफ जाए, तो वो एक कदम और आगे बढ़ा। फिर उसने उसको और डराने के लिए जी अब किया, तो वो एक कदम और कड़ा, तो मैंने उसको इशारा किया रुक जा, ये हमला करने वाला है। तो उसने बंदूक को घुमा लिया और नाली उसकी तरफ कर ली कि कहीं मुझे अब इसको गोली ही ना चलानी पड़े, क्योंकि पोजीशन उसने इस तरह ली हुई थी जैसे वो हमला करने वाला है। एक जानवर, एक बिल्ला स्पेशली, उसको अगर आप डराएंगे तो वो पीछे हट जाएगा, डर जाएगा, तो वो डराने पे और आगे आ रहा था। और वो कहता है हम चारों जो बहुत ज्यादा सहम गए थे और समझ गए थे कि ये क्या बला है जो डर नहीं रहा बल्कि और आगे की तरफ आ रहा है और हमला करना चाह रहा है। तो कहता है मैंने जब पोजीशन ली तो मैंने इशारा किया दोस्त ने उसको, ना 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 ये काम ना करना, इसकी शोर पैदा होगा, क्योंकि उसको डर लग गया था। उसकी कहता है वो अंदाज इस तरह का था आगे चल के आने का, वो कि मैं इससे नहीं डरा, मैं तुम पे हमला कर दूंगा। और जब उसने सीधी की उसके ऊपर तान ली बंदूक, तो वो दूसरे ने उसको इशारा किया कि जो तो काम तू करने जा रहा है इसका तो आवाज़ पैदा होगी, और इसकी जितनी ऊंची आवाज़ होगी इसके में से जो निकलेगा वो तो उस शोर से देहात जाग जाएगा कि भाई कहाँ पे ये गोली चली है। तो हमने उसको इशारा कर दिया ये ना रोको, ये ना करो, तो वो भी अपनी जगह पे रुक गया, उसका हाथ भी उस जगह पे रुक गया, लेकिन वो भी पोजीशन लिए हुए था, वो भी सामने पोजीशन लिए हुए था। लेकिन कहते हैं उस लम्हे हमारी जान निकल गई, उस लम्हे हम सहम से गए, खौफ से बुरी हालत हो गई हमारी, कि जिस वक्त वो बिल्कुल हमारे सामने मौजूद था, उसने वहीं खड़े खड़े पहले चारों की तरफ दोबारा मुड़ मुड़ के देखा, सामने उसके जो दो थे उनकी तरफ देखा, फिर पीछे वालों की तरफ मुड़ के देखा, और हमारे सामने ही उसने इतनी बड़ी जमीन से छलांग लगाई कि वो जो दीवार थी दीवार के ऊपर जाके खड़ा हुआ, और हम चारों की निगाह उसी की तरफ थी। जितनी बड़ी वो छलांग लगा रहा था, कोई भी बिल्ला इतनी छलांग इसलिए नहीं लगा सकता कि जो बिल्ला होता है वो पहले दीवार के करीब जाएगा और दीवार के करीब जाके फिर छलांग लगाएगा, लेकिन उसने उतनी दूर से छलांग लगाई, तकरीबन यूं कह ले कि 5-6 फुट के फासले से उसने छलांग लगाई, और जो दीवार भी 5-7 फुट ऊंची थी, 5-7 फुट का वो फासला था और 5-7 फुट ऊंची दीवार थी, तो वो 12-14 फुट की छलांग लगा के ऊपर चला गया। और जैसे ही कहते हैं हमने गर्दन घुमा के उसको ऊपर देखा, तो एक निगाह उसने हमारी तरफ देखी, यूं नीचे, यूं बकायदा, वो कहता है उसने गर्दन घुमा के उधर देखा, सामने वालों को देखा, और हमारी आंखों के सामने ही गायब हो गया। मैंने कहा क्या आपको कन्फर्म है वो गायब हो गया? कहते वो इसलिए कन्फर्म हुआ क्योंकि वो रात हमने खौफ में गुजारी, शदीद खौफ में। आगे क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे कहा, लेकिन वो हमें इसलिए कन्फर्म हुआ, जिस जगह पे वो था अगर वो इधर भी चलता हुआ जाता तो काफ़ी दूर उसको दीवार पे चलना पड़ता, और इस साइड पे भी चलता हुआ जाता, वो दीवार के सेंटर में उसने छलांग मारी थी, लेफ्ट की तरफ चलता या राइट की तरफ चलता तो उसको काफ़ी चलना पड़ता, और दूसरी तरफ अगर वो छलांग मारता तो वो तो ज़मीन से बहुत ऊंचा था, इतनी नीची तो वो छलांग नहीं मार सकता था, और अगर छलांग मारता तो वो भी हमें नजर आता, क्योंकि उसने जिस वक्त हमारी तरफ देखा है चारों की तरफ और उसके बाद वो गायब हुआ है, वो एक का वहम होता दूसरे का होता, चारों का वहम नहीं हो सकता। चारों ने यही कहा कि हम सब ने उसको गायब होता देखा था और हम समझ गए थे ये बिल्ला नहीं कोई और मखलूक थी, ये कोई जिन था। कहता उस वक्त हमने पोजीशनें छोड़ दी और बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ गए, हम काफी डर गए थे कि यार ये क्या था। सबने कहा भाई, आते ही समझ गए थे, चाल ऐसी थी जैसे इंसान कदम रखता है, इंसान की तरह भारी भरकम पांव रखा गया सीढ़ी के ऊपर, और एक का वहम नहीं था। चारों ने कहा हाँ वो आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे इंसान चलता हुआ आ रहा है। एक ने भी ऐसा नहीं कहा किसी जानवर की आवाज थी। और उसके बाद इतना बड़ा बिल्ला कभी किसी ने नहीं देखा था, और इतना काला स्याह कि उसको देख के डर लगता था, और जिस तरह वो सबको घूर घूर के देख रहा था और जिस तरह डराने पे वो और आगे बढ़ रहा था जैसे वो हमला कर देगा, और उसके बाद आंखों के सामने उसका गायब होना, हम डर गए। तो उनमें से एक बोला कि यार एक दफा फिर नीचे देख लो, कोई नीचे है तो नहीं, दरवाजा भी खुला है, कोई आ ना जाए ताकि इस घर को हम छोड़ दें। ये तो जानवर था, जो भी था ये तो चला गया, अगर नीचे कोई आया हुआ है और वो आ गया तो फिर काम खराब हो जाएगा, एक दफा झांती मार लो, झांक लो नीचे।
तो उनमें से एक आहिस्ता से चलता हुआ जब सीढ़ियां उतरने लगा तो उसकी जान निकल गई। उसने दूसरे को भी इशारा करके बुलाया तो वो देखा वही जो गायब हुआ था आंखों के सामने वो सीढ़ी पे खड़ा था। अब तो कहते हैं हमारी जान ही निकल गई, ये वही था, वही कदो कामत थी, वही कलर था, उसी तरह ही हमें घूर रहा था, जो गायब हुआ था वहीं वो सीढ़ी पे खड़ा था। वो दो थे, उन्होंने तो उसको देख लिया, वो कहते हैं हमारी जान तो निकल गई, हम तो डर तो गए। बाकी दो को भी इशारा करके बुला लिया और बाकी दो भी आए। वो देख के उसी तरह वो भी डर गए कि अब वो सीढ़ी पे मौजूद था और फिर उनकी तरफ देख रहा था। इस दफा कहते हैं 100% हमें यकीन हो गया कि ये फिर पहले से यकीन था ये गायब हो जाएगा, और हमारी आंखों ने उसको सीढ़ी पे भी गायब होते देखा है। वो आंखों के सामने ही सीढ़ी पे गायब हो गया। लेकिन उसके बाद जो हमने एक इंसानी आवाज सुनी, बहुत क्लियर थी आहिस्ता से लेकिन बहुत क्लियर थी, वो ये थी, निकल जाओ इस घर से। तो हम जो पहले ही डर चुके थे, सहमे हुए थे, जब ये आवाज़ भी सुन बैठे और एक दूसरे से कंफर्म भी कर लिया कि यार मैंने सुनी है, तुमने भी सुनी है? उसने कहा मैंने भी सुनी है। उसने कहा मैंने भी सुनी है। उसने चौथे ने कहा मैंने भी सुनी है कि निकल जाओ यहाँ से। तो उसने कहा यार जैसे ही रोशनी होती है यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ नहीं रुकना, क्योंकि इंसान नहीं है इसका मतलब यहाँ पे जिन्नात हैं और पता नहीं किसका घर है और कब से ये बंद है। अब किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं थी कि सीढ़ियाँ उतर के नीचे जा सके। तो चारों ने फैसला किया यार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा सीढ़ियाँ चल के नीचे चढ़ते हैं, ज़रा देख तो लो एक दफ़ा कि नीचे कोई है तो नहीं यार, ये हमारा वहम है या वाकई कोई घर के मकीन आ गए। और कहते हैं हम चलते हुए इस तरह सीढ़ियों के नीचे गए और हमने जब नीचे झांका वाकई दरवाज़ों को ताले लगे हुए थे, अंदर कोई भी नहीं था। वही एक बिल्ला उस घर में था जो अभी अभी सीढ़ियों से गायब हुआ था और उससे पहले छलांग मार के दीवार पर चढ़ा था और उस दीवार से गायब हो गया। तब हमने फैसला किया जितनी जल्दी हो सके हम लोगों ने यहाँ से निकल जाना है, यहाँ पे नहीं रुकना। हम उनसे भाग के जान बचा के तो आगे हैं, इसको हम महफूज तरीन पनाहगाह समझ रहे थे। यहाँ पे हमें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, हम सबको लगता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़तरा है उस मखलूक से जिसको इंसान कहते हैं। उस मखलूक से तो लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ लेंगे, लेकिन ये जो मखलूक है इससे हम नहीं लड़ सकते। इसको तो जब से हमें पता लगा है यहाँ पे वो जिन रूप धार के बिल्ली के रूप में सामने आ रहा है, हमारे हाथ पांव कांप रहे थे। और शायद हम सब के साथ ये ज़िंदगी में ऐसा पहली दफ़ा हुआ था। जंगलों में, खंडरों में, वीरानों में, कई जगहों पे हम अक्सर छुपते हैं, छुप कर बैठते हैं, रात सारी गुजार देते हैं। वहाँ पे सांप, बिच्छू, गीदड़, लोमड़ी, सुअर, बहुत सारी जानवरों से भी हमारा आमना सामना हो जाता है, लेकिन ये एक पहली दफ़ा था जिसने हमारी जान निकाल दी। हमने फैसला किया इस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक दोस्त ने कहा अभी वैसे भी सुबह होने में थोड़ी देर रह गई है और थोड़ा सा वक्त यहाँ से गुजारते हैं, फिर निकल जाएंगे। और इंतज़ार करते करते आखिर सुबह हो ही गई। जब हमारी सुबह हो गई, रोशनी फैल गई, तो उसके बाद उस जानवर का हमारे दिल में जो खौफ सा बैठ गया था वो खौफ ख़त्म हो गया। हमने फैसला किया कि पहले हम थोड़ा सा पता कर लें, हालात का जायज़ा ले लें, उसके बाद कोई फ़ैसला करेंगे। हमने कॉल की, पता किया क्या सिचुएशन है, तो उन्होंने कहा वो जो रात वहाँ पहरा देते रहे थे वो अब इसी गांव में आए हुए हैं। वो गाड़ियाँ, वो मोटरसाइकिलों पे, वो तो बहुत बड़ी एक अपनी वो लेके आए थे पुलिस जो, वो अब इस घर में कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा घर या यहाँ का कोई चौधरी, सरदार या अमीर या कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसके साथ वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके, क्योंकि बहुत सारे डाकू जो इश्तिहारी जो इनके कनेक्शन होते हैं, इनकी दोस्तियां होती हैं, और जब ये छुपते हैं तो अपने इनके जो जान पहचान वाले होते हैं उनके घरों में जाके छुपते हैं। तो उन्होंने कहा जिस पे उनको शक था उनके घरों में गए हैं, डेरों पे गए हैं, इन्होंने तलाशी ली है, लेकिन किसी जगह से भी उनको नहीं कोई भी मिल सका। और पता ये लगा है सियासी पार्टी है एक, उन्होंने पीछे से इनको भगाया है कि जाओ हमें जिंदा या मुर्दा हर सूरत में चाहिए, इसलिए ये जनूनी हो रहे हैं, ढूंढ के रहेंगे। लेकिन सारी रात वहाँ गुजारने के बाद उस जंगल में जब उनको कुछ नहीं मिला, वो अंदर तक भी गए हैं, और उसके बाद जब सुबह हुई है, रात सारी वो खड़े रहे हैं जंगल के बाहर। वो कहते हैं अंदर नहीं गए खौफ की वजह से, चारों तरफ से उस जंगल को घेर के खड़े रहे हैं। जैसे ही सुबह हुई है उसके बाद वो बंदूक के हाथ में पकड़ के अंदर भी गए हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं मिला। दो लाइनें बनाई हुई थी, एक आगे थे और कुछ पीछे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए लेयर बनाई हुई थी कि अगर आगे वालों पे कुछ होता है तो पीछे वाले भी
हमला करेंगे। लेकिन वहाँ से जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो समझ गए यहाँ से ये लोग भाग गए हैं। इस गांव में आए और इस गांव में भी तमाम ऐसे लोग जिन पे उनको शक था कि इनके साथ इनके कनेक्शन हो सकते हैं, उनकी भी तलाशी लिए, तो कहीं से भी उनको जब नहीं मिले तो उन्होंने कहा ठीक है अब ऐसा करते हैं, अब तो ये फरार हो गए हैं, 3-4 दिन के बाद हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे। ये थी आखिरी इतलात। कहते जब हमें इतला मिल गई तो हम रिलैक्स हो गए और उसी छत पे महफूज बैठे रहे, क्योंकि अब रोशनी हो गई थी, अंधेरा नहीं था। जिस मखलूक से जो बिल्ले के रूप में आई थी हम डरे थे, अब उसका हमें खतरा नहीं था। जैसे ही शाम हुई, अंधेरा फैलने लगा, तो हम वहाँ से निकले, सब दोस्तों से राब्ता किया और फैसला किया उसी हवेली में दोबारा पहुँच जाओ जिस हवेली में एक रात पहले हम सारे इकट्ठे हुए थे। मगरिब होते ही हम सब आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 छुपते छुपते उसी हवेली के उसी कमरे में हम सब जमा थे जहाँ पे एक रात पहले हम छुपे हुए थे और पुलिस आई थी। आज हम थोड़े से रिलैक्स इसलिए हुए थे कि आज कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि कल रात वो गुजार के गए हैं, दिन को भी सुबह सारा भी तलाशियां लेते रहे हैं। इतना तो पुलिस वालों को पता होता है कि अभी जो भी हैं वो भाग गए होंगे, मफरूर हो गए होंगे, इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो सुकून से आ गए और बैठ गए, और जो थके हुए थे, रात सारी सोए नहीं थे, वो लेट गए और रिलैक्स करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दो ऐसे थे जो फिर भी अलर्ट थे। वो कहते हैं हमारा असूल ये होता है सब नहीं सोते, एक दो पहरा देते हैं, और जब सारे उठ जाते हैं सो के तो पहरा देने वाले सो जाते हैं। सो गए, रात हो चुकी थी, तकरीबन 3 बजे का टाइम था कि मोबाइल पे कॉल आई। कॉल अटेंड करते ही आगे से जो कहा गया कि 1 मिनट है आप लोगों के पास, 1 मिनट के अंदर अगर आप यहां से भाग सकते हैं तो भाग जाएं। वो लोग आपको चक्कर दे के गए हैं और चारों तरफ से अभी आपको इस हवेली को घेरने वाले हैं। कल अगर वो 200 थे तो आज वो 400 होके आ रहे हैं, यानी कि उनकी तादाद कल से भी डबल है, साजो सामान भी ज़्यादा है, क्योंकि पीछे से सियासी पार्टी का प्रेशर है। तो इसलिए आज वो बहुत अलर्ट हैं। 1 मिनट है, भागो यहां से। सब हम जल्दी से उठे और हमने अपनी अपनी बंदूकें थीं। उसी हवेली के अंदर एक जगह थी, ट्रंक थे, पेटियां थी, हमने उनके अंदर रज़ायाँ थी, उनके अंदर अपना असला ये वो चीज़ें छुपाईं और उसके बाद हमने छलांगे मारी हवेली की बैक साइड से और भागना शुरू कर दिया। सर पर दौड़ रहे थे, क्योंकि जिसने भी इतला दी थी उसका भी ताल्लुक एक सियासी पार्टी से था, और सियासी पार्टियां ही माशाअल्लाह से इसी तरह सरपरस्ती भी करती हैं और मरवाती भी हैं। मुखालिफ पार्टी इनको मरवाती है और दूसरी पार्टी इनकी सरपरस्ती करती है। वो भी एक बहुत बड़ा उन्होंने नाम लिया एक सियासी पार्टी का, उन्हीं की तरफ से उनको बताया गया कि आप छुप जाएं 1 मिनट के अंदर। कहते हम भाग के उसी जंगल में छुप से गए। लेकिन आज वो इस अंदाज में गाड़ियों से उतरे, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बाइक्स गाड़ियां उन्होंने दूर दूर खड़ी कर दी थी और वो पैदल चले और इस अंदाज में आए चलते 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 कि हम अभी जाके छुपे ही थे, बैठे ही थे कि वो हमारे करीब आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। हम पे गोलियां जो बरसा रहे थे वो इस अंदाज में बरसा रहे थे, किसको मार रहे हैं, किस तरफ मार रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता था। और वो मैगजीन खाली किए जा रहे थे। वो कह रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते, हमारी चारों तरफ से आग बरसाती गोलियां थीं, शोले थे आग के जो उनकी बंदूकों से निकल रहे थे, और एक शोर था जो कानों में पड़ रहा था। हमारी तरफ से चारों तरफ से हमारे ऊपर गोलियां बरस रही थी। और उस्मान का कहना है मेरे पाँव का जो घुटना होता है, टखना होता है, सॉरी, पाँव का जो टखना होता है, उसके साथ एक गोली बिल्कुल उसको रगड़ती हुई, अंदर नहीं घुसी लेकिन स्किन को ऊपर से फाड़ती हुई चली गई। और वो इतनी ज़्यादा घाव लगा के गई कि मुझे शदीद खून बहना शुरू हो गया। फौरी तौर पे मैंने चादर का एक टुकड़ा फाड़ा और उस जगह को कस के बांध लिया, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से मुझे रगड़ती हुई गई थी। यूँ समझिए कि अंदर तो नहीं गई लेकिन अंदाज वही था जैसे अंदर से गुजर के गई हो, कि एक स्किन का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पूरा काटती हुई गई थी।
मैंने उसको बांधा और खून रुक नहीं रहा था। उसके बाद हम लोगों ने कहा एक ही हल है, बैठे रहे तो जो आग बरसाते हुए, गोलियों की बारिश करते हुए हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये बैठे रहे तो ये घेरा तंग करते करते बहुत करीब आके ये हमें वो करेंगे। उसके बाद कहते हैं हमें नहीं पता, हमने भागना शुरू कर दिया। जिसका जिस तरफ भी रुख आया भागना शुरू कर दिया, और हम भागते रहे अपनी जान बचाने के लिए। यहाँ तक कि उस्मान का कहना है मैं काफ़ी दूर पहुँच गया, मेरा खून भी काफ़ी बह चुका था, लेकिन मेरी जान बच गई। मैंने कहा उसमें से आपके कितने साथी थे जो जान से गए या उनको नुकसान पहुँचा? उसने कहा नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा मकसद आपको कहानी सुनाना था। तो बस आपको आखिर भी बता दिया कि दूसरे दिन हम पे हुआ था। और वो जो 18 लोग हैं उनमें से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, नामवर थे। उन्होंने कहा अगर मैं उनका नाम लूँ तो बहुत सारे लोग उन नाम से वाकिफ़ हैं। तो बस कहानी ये थी कि हमारे साथ भी ऐसा ज़िंदगी में हुआ जो बहुत अनोखा था। मैं आपकी कहानी सुनता हूँ, रेगुलर तो नहीं सुनता मुस्तकिल, लेकिन कभी कभी जब ज़िंदगी में टाइम मिले तो मैं सुन लेता हूँ। तो मुझे था कि मैं आपको ये अपनी सच्ची कहानी भेजूँगा जो आप सुनाएं उस पिल्ले की जो 2 दफ़ा हमारी आंखों के सामने। मैंने फिर उनसे सवाल पूछा, आम जिस तरह बिल्ला होता है उसी तरह था या उसका कुछ खास अलग से आपने देखा? उसने कहा 2 चीज़ें उसकी डिफरेंट थी। एक तो उसका कद कामत जो थी, इतना बड़ा बिल्ला ज़िंदगी में हमने नहीं देखा। वहीं से ही आप अलर्ट हो गए थे कि इतना बड़ा, जिस तरह कुत्ता होता है बाकायदा, इतना बड़ा था, बहुत ही मोटा और बहुत ही लंबा। और दूसरी बात, उसकी आंखें थीं जो बिल्कुल अजीब सी थी, बिल्लियों की तरह ही थी लेकिन बहुत बड़ी थीं। लेकिन जिस तरह बिल्लियों की आंखें चमकती हैं या नज़र आती हैं उस तरह की नहीं थी। हमने बिल्ली की आंख कभी वाइट ही देखी है, चमकती हुई देखी है, रेड कलर की आंख नहीं देखी। मैंने कहा ये बात तो आपने कहानी में नहीं बताई। उसने कहा शायद मैं भूल गया। उसकी रेड कलर की आंख थी जो बहुत ही बड़ी आंख थी, और वो जब हमारी तरफ आंख देखती थी तो इसलिए हमें खौफ आता था। वो बिल्ला था, बड़ा था, सेहतमंद था, ये भी डराने वाली बात नहीं थी, लेकिन उसकी आंख जो लाल थी वो हमें ज़्यादा डरा रही थी। और अगर आप उसने मुझे कहा पूछना चाहें तो मैं चौधरी इनामुल्लाह से भी आपकी बात करा सकता हूँ। वो भी इस वाक़े को याद करता है तो बहुत खौफज़दा हो जाता है। मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी बात पे यकीन है, आपने इतना कसम उठा के कहा है, मैं इसको झूठ तो नहीं मानूंगा। उसने कहा यार मैंने आपको कहानी सुनाई इसलिए, मेरी ज़िंदगी का ये अनोखा वाक़या है। वो बड़ी सी आंखों वाला बिल्ला था, और जब उसने छलांग मारी थी हमारी आंखों के सामने दीवार पे, उस वक्त भी क्लियर गायब हुआ था। और अगर कोई यूं भी कह लिया जाए वो वहम था, जो नहीं था, 100% वो गायब हुआ था। तो दूसरी दफ़ा जब हम चारों सीढ़ियों पे खड़े थे और वहाँ पे उसको हमने खड़े हुए देखा था, तो वहाँ पे वो क्लियर इस तरह गायब हुआ था। इधर भी दीवार थी, इधर भी ऊंची सीढ़ी की दीवार थी, वहाँ वो गायब नहीं हो सकता था, वो हमारी आंखों के सामने गायब हुआ था। और जो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी और बंद होने की आवाज़ आई थी, तो वो भी उसी ने ही की थी। वो हमें बताना चाहता था कि शायद मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ। और उन्होंने कहा सूअर और इस तरह के बहुत सारे जानवर इनके साथ तो जंगलों में भागते हुए कई दफ़ा पाला पड़ा। इन्होंने टक्कर भी मार दी, इन्होंने हमें मारने की कोशिश भी की है, ज़ख्मी भी किया बहुत सारे साथियों को। इसलिए तो जब हम डरे थे, एक दफ़ा वो पीछे हमारे था और दूसरी दफ़ा वो बच्चे दे के बैठी थी, वो सूअर नहीं, फीमेल सूअर, तो वहाँ पर भी हम डरे थे। वो इसलिए डरे थे कि ये तो हमला कर देते हैं। लेकिन जिन और ये बिल्ला हमारे साथ पहली दफ़ा हुआ था। तो ये मुझे उनकी एक सच्ची कहानी थी जो उन्होंने मुझे सुनाई। मैंने कहा जी ज़रूर, आपकी इस कहानी आप ही की ज़बानी में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं सुनाने की कोशिश करूँ। मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूँ किस हालात की बेस पे आप ऐसे बने और क्या रीज़न थी कि आपको ये रास्ता अपनाना पड़ा, जो एक टोटली ऐसा रास्ता है जो अल्लाह ताला के यहाँ शदीद नापसंदीदगी का रास्ता है, जिसको अल्लाह ताला इंतहाई नापसंद करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये दुआ दे सकता हूँ, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे कि आप तौबा ताइफ़ करें। और ये मैंने बाकायदा अल्फाज कहे हैं, मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए कह कि मैं दुआ दूंता हूँ आपको, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे कि आप तौबा ताइफ़ कर लें। तौबा उसने कबूल करनी है, इंसान माफ़ी मांगने वाला बने और वो तौबा कबूल करने वाला बने। लेकिन अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया है, अगर किसी बशर को आपने तकलीफ़ पहुंचाई है, तो जब तक वो आपको माफ़ नहीं करेगा, मैंने ऐसे ही लफ्ज़ कहे हैं कि फिर आपको अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो मेरा एक मशवरा यही होगा, अगर किसी इंसान का दुख किया है, दिल दुखाया आपने, तो उससे माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला भी आपकी बख्शिश नहीं करेगा। मेरे लिए तो आप गुमनाम हैं, मैं आपको नहीं जानता। आपने स्टोरी सुनाई, मैं आपकी स्टोरी एज इट इज़ सुना दूँगा, एक अमानत है, मैं आगे सुना दूँगा। लेकिन फिर यही कहूँगा, जो ये रास्ता है ये बहुत ही गलत रास्ता है। उसने भी मुझे इस तरह की दुआएं दी, यार अल्लाह आपको खुश रखे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ। राज भी उसने कहा मैं देखता हूँ कभी कभी,
बाकी भी कहता है उन्होंने बाकी भी अच्छा गोस्ट ने कहता है बाकी भी देखे हैं, लेकिन वो जो बाकी हैं वो तो क्लियर पता लग रहा होता है। अच्छा फन में देख लेते हैं, शुगर देखते हैं, गालियाँ भी दे रहे होते हैं, उनके अल्फाज थे, गालियाँ भी दे रहे होते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम देख के क्लियर पता लग जाता है कि यार बंदा बड़ा बहादुर है। कहता है आपके प्रोग्राम देखे, हम खुद कहते हैं बंदा बड़ा बहादुर है यार, और आपका प्रोग्राम देख के लगता भी है कि यार कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका प्रोग्राम देख के तो समझ से बाहर होता है, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। मैंने कहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छी लगी उनकी स्टोरी, तो मैंने कहा आप लोगों को सुना दूँ। सो आप सब लोगों को अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। मैं तो सबको दुआ देता हूँ, तो उधर भी दुआ देना मकसद इस तरह की दुआ था कि अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करने का मतलब ये होता है कि हिदायत दे, वो इस रास्ते को छोड़ें, इंसानों से भी माफ़ी मांगें और अल्लाह से भी माफ़ी मांगें। ये एक दुआ दी। सो आप लोगों के लिए दुआ क्या है कि रहमत ख़ास हो, सबसे बड़ी दुआ। जिस इंसान पे भी अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो, उससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है। और अल्लाह ताला हमेशा आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। अपनी भी कहानी भेजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। पाकिस्तान से जो बाहर हैं, पाकिस्तान का पहले कोड मिलाएंगे, प्लस यानी जमा 9231366550। मैं रिपीट कर देता हूँ, +9231366550 यानी 665550। इस पर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें मुझे कहानी, या फिर अगर आप मैसेज लिख के मुझे भेजना चाहें तो वो भी आप मुझे लिख के भेजिए मैसेज, लेकिन लास्ट में लाइन स्टोरी उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखिएगा। काफ़ी कहानियाँ हैं जो भेजी हुई हैं, हुमना जी की भी हैं और भी काफ़ी हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी जल्द ही सुनाऊंगा। सो आज की स्टोरी से मज़हर मलिक आपसे इजाज़त चाहता है, वही ढेर सारी नेक दुआओं के साथ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।